देखते हैं चैप्टर 4 का, फिर इसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। अच्छा, आज हम देखेंगे कि आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे, उसका नाम है हमारे पास ओपन फ्लो। तो ओपन फ्लो को यूज़ करते हैं हम राउटिंग टेबल्स डिफाइन करने के लिए। तो उससे बहुत बेहतर तरीके से आप राउटिंग टेबल डिफाइन कर सकते हो, बजाय कि आप खाली एक आईपी एड्रेस की बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का होता है स्टैंडर्ड इसका। तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास यहाँ पे आपने करना क्या है, आपके पास यही टेबल होगा यहाँ पर। यहाँ पर आप किसी पैटर्न के साथ मैच करोगे। सपोज करो कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर सोर्स आईपी आपका कुछ भी हो सकता है, और डेस्टिनेशन आईपी जब 3.4 से स्टार्ट होगा, तो आपने क्या करना है, पोर्ट नंबर 2 पे फॉरवर्ड कर दो उसको। तो ये तरीका डिफाइन करने का। फिर हम कह सकते हैं कि जब सोर्स आईपी आपके पास 1.2 से स्टार्ट हो रही हो, तो आपने क्या करना है, उसको ड्रॉप कर दें यहाँ पे। तो ये भी एक तरीका डिफाइन करने का। और अगर ये कि अगर आपकी सोर्स आईपी यहाँ पे 10.1.2.3 से स्टार्ट हो रही है, तो कंट्रोलर के अंदर कोई फंक्शन होगा, उसको आप फॉरवर्ड कर दें। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, तो इसको हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसी को एनहेंस करते हुए उन्होंने जेनेरिक सा यूँ बना लिया हुआ है कि आपके पास जो भी पैकेट आया करेगा, उसकी हम ये हर चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिसाइड करने के लिए हमने फॉरवर्ड कैसे करना है। तो आप बेशक उसका टीसीपी का डेस्टिनेशन का पोर्ट यूज़ कर लो, टीसीपी का सोर्स पोर्ट यूज़ कर लो, आईपी का डेस्टिनेशन आईपी यूज़ कर लो, सोर्स आईपी यूज़ कर लो, यहाँ पे मैक एड्रेस यूज़ कर लो, सोर्स का डेस्टिनेशन का। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास यहाँ पर है। तो इसकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे किस आगे पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है। तो इसको हम कहते हैं ओपन फ्लो को यूज़ कर, ओपन फ्लो स्टैंडर्ड को यूज़ करना राउटिंग टेबल्स यानी फॉरवर्डिंग टेबल्स डिफाइन करने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, तो ज़्यादा बेहतर हमें आइडिया हो जाएगा। तो सपोज करो कि हम चाहते हैं कि सारे आईपी एड्रेसेस जो कि 551.6.0.8 पे हों, के लिए आ रहे हों, उनको राउटर के पोर्ट नंबर 6 पे फॉरवर्ड कर दिया जाए। तब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं यहाँ पे सबको हमने यहाँ पे डोंट केयर कर दिया। हमने खाली डेस्टिनेशन आईपी वाले पार्ट को जाकर यहाँ पे लिख दिया कि 51.6.0.8। तो ये हमारे पास सारा का सारा क्राइटेरिया हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो इसके साथ हमने यहाँ पे मैच करना है, और राइट साइड पे हमें लिखा हुआ कि हमने एक्शन क्या लेना है इसके ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि जब भी ये चीज़ फुलफिल होगी कि आईपी जो डेस्टिनेशन आईपी था इससे मैच कर देगा, तो आपने पोर्ट नंबर 6 पे फॉरवर्ड करना वो पैकेट उठा के। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन आईपी को यूज़ करते हुए यहाँ पे फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। फिर अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि जितने भी डेटाग्राम्स हैं जो कि पोर्ट नंबर 22 पे आ रहे हैं, उनको हम ब्लॉक कर दें। तो हम चाहते हैं कि ये पोर्ट ना काम कर सके इस नेटवर्क के अंदर, तो हम चाह रहे हैं पोर्ट नंबर 22 को ब्लॉक कर दें। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने सारे स्टैटिक्स लगा दिए डोंट केयर। सिर्फ हमने टीसीपी की डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर यहाँ पे लिख दिया 22, और आगे एक्शन में हमने लिख दिया कि ड्रॉप कर दो उस पैकेट को। तो इस पैकेट के ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल इसको ड्रॉप कर दो। तो इससे क्या हो गया, इससे आपके पास राउटर एज ए फायरवॉल एक्ट कर रहा है हमारे पास। तो अगर हम चेक करें तो आईएसटी के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे पोर्ट्स ब्लॉक हुए हुए हैं, तो वो पोर्ट्स आपके खुद बहुत ड्रॉप कर देते हैं पैकेट्स को, तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं होते। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि अगर सपोज करो आपके पास अगर ये वाला आपके पास टेबल यहाँ पे एंट्री हुई हुई है कि आपके पास आईपी सोर्स पे यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, और एक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रॉप। तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे इस आईपी एड्रेस को हमने ब्लॉक कर दिया एक तरह से, कि जो भी आईपी एड्रेस यहाँ से इनिशिएट हो रहा होगा, उस पर आप उसके साथ जो मर्जी बाकी इंफॉर्मेशन हो यहाँ पे डोंट केयर होगी, आपने करना है क्या, उठा के इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो इसका मतलब है कि आपने इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो ये एक तरीका है यहाँ पे। फिर आपको पता होगा, कुछ लोग होंगे कि अगर आप एक आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दो, सपोज करो कि मैं किसी का आईपी एड्रेस ब्लॉक करता हूँ, तो वो फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। कोई बता सकते हो कैसे एक्सेस करेगा, अगर मैं आपका सपोज करो आईपी ब्लॉक कर देता हूँ, तो क्या कर सकते हो आप लोग एक्सेस करने के लिए नेटवर्क को? सर वीपीएन लगा ले। जी, वीपीएन लगा लें, या आप डिस्कनेक्ट करके रीसेट कर लो ताकि आपका आईपी चेंज हो जाए, या खुद से मैन्युअली आईपी असाइन कर लो। तो काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पे। लेकिन उस केस में क्या हो रहा होगा, एक चीज़ आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो क्या होगी, यहाँ पे मैक आपका एड्रेस। तो अगर आप आईपी चेंज भी कर लो तो आपका मैक एड्रेस वही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए ब्लॉक कर सकते हैं। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे मैक एड्रेस लिख देता हूँ आपका, कि जब भी सोर्स का मैक एड्रेस ये वाला होगा 2A समथिंग वगैरह वगैरह, और बाकी हर जगह मैं स्टैटिक लिखता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, वो मैक एड्रेस की बेसिस पे आपको ब्लॉक कर देगा।
तो बेशक आप आईपी चेंज कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जब भी आपका मैक एड्रेस आएगा यहाँ पे तो आपका वो डिवाइस ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, अगर आप लैपटॉप चेंज करोगे तब आपको अलाउ होगा, वरना नहीं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है यहाँ पे ब्लॉकेज करने का। फिर अगर हमने यहाँ पे इस तरह का टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे कि आपने इस मैक एड्रेस के आगे लिखा हुआ है पोर्ट 3, तो इसका मतलब कि जब भी आपका लैपटॉप आएगा यहाँ पे कनेक्ट होगा जिसका ये मैक एड्रेस होगा, तो हमेशा वो पोर्ट 3 पे फॉरवर्ड किया करेगा। तो इसका मतलब ये है कि कई दफ़ा हम राउटर्स के अंदर हमने कोई हाई प्रायोरिटी सेट करनी है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये राउटर तो है हमारे पास, या आपके पास इनकमिंग यहाँ पे पोर्ट्स हैं, वो कुछ 3-4 आपके पास आउट गोइंग है। तो हम एक और कुछ लोग ये काम करते हैं कि कहते हैं कि नॉर्मल 1 और 2 पोर्ट तो नॉर्मल तरीके से यूज़ होता है डेस्टिनेशन बेस पर, लेकिन कहते हैं पोर्ट नंबर 3 जो हो ना हमारा, उस पर सिर्फ वो लोग आए जिनके मैक एड्रेस हमने दिए हुए हैं। तो यानी कि उनको एक्सक्लूसिव फास्ट स्पीड मिले वहाँ पे, इनके ऊपर ट्रैफिक ना आए। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कुछ मैक एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, उन सब के आगे खाली पोर्ट 3 लिखा होगा। तो आपकी जो एक्सक्लूसिव लिस्ट होगी मैक एड्रेसेस की, यानी जो आप कुछ लोगों के लैपटॉप्स होंगे या लैंड कार्ड्स होंगे, वो पोर्ट 3 पे आया करेंगे, तो उनको हाई स्पीड यहाँ पे वो सर्विस मिला करेगी। तो ये भी एक तरीका होता है कि आपने रिजर्व कर लिया एक पोर्ट हाई स्पीड अचीव करने के लिए, बाकी नेटवर्क सारे का सारा वही होगा। तो इसमें आपने मैक एड्रेस बेस्ड यहाँ पे काम किया हुआ है। तो इस तरह से इसके अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो कि अगर ये आईपी एड्रेस हो या ये मैक एड्रेस साथ हो, तो हमें ये काम करना है, इसको ब्लॉक करना है या इसको इस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है। तो हमारे पास ये नॉर्मली राउटर्स के अंदर आजकल ये स्टैंडर्ड चल रहा है ओपन फ्लो का, इसके अंदर हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर नेट ट्रांसपोर्ट लेयर का इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर की भी यूज़ कर रहे हैं, और लिंक लेयर यानी कि मैक एड्रेसेस को भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको ब्लॉक करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे। तो इस पूरे ओवरऑल प्रोटोकॉल को हम कहते हैं कि पहले मैच करो, यानी कि इस इन सारी टेबल की एंट्री के साथ मैच करो, और इसकी बेसिस पे एक्शन लो कि आपने क्या करना है, ब्लॉक करना है, ड्रॉप करना है, या कहीं और फॉरवर्ड करना है उसको। तो ये इस तरह से सिंपली इस तरह से ये काम करता है। जी, ये क्लियर है सबको? जी सर। चलें, ठीक हो गया। अब हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 के अंदर इसी नेटवर्क लेयर का दूसरा पार्ट आएगा हमारे पास, कंट्रोल वाला पार्ट। अच्छा, आपको याद होगा कंट्रोल वाला पार्ट जो था वो थोड़ा डिफरेंट था हमारे पास। उसमें फ़र्क क्या है कि जो आपके कंट्रोल वाले पार्ट के अंदर हम ओवरऑल राउटर्स को यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो कंट्रोल के अंदर हम पूरे के पूरे नेटवर्क के हम देख रहे होते हैं कि हमने नेटवर्क को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे ओवरऑल राउटिंग हो रही होगी। हमें और डेटा प्लेन के अंदर हम खाली एक राउटर को देख रहे होते हैं कि वो राउटर फॉरवर्ड कैसे करेगा पैकेट्स को। तो ये दोनों के अंदर फ़र्क है। तो डेटा के अंदर हम खाली एक सिंगल राउटर को देख रहे होते हैं, और कंट्रोल के अंदर हम सारे राउटर्स को देख रहे होंगे कि ओवरऑल पाथ क्या बनेगा, यानी कि पैकेट आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा कैसे। तो हम ओवरऑल यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो अब इसका मतलब है कि अगर हमने कंट्रोल प्लेन को देखना है, तो फिर आपके पास सबको हमने क्यूमुलेटिवली यहाँ पे देखना है, ओवरऑल नेटवर्क को यहाँ पे। तो हम सबके राउटिंग टेबल्स वगैरह को देख रहे होंगे और उनको मॉडिफाई कर रहे होंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं, इनको हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि आपने पैकेट सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचाना है, तो कौन सा पाथ हमने यूज़ करना है, तो उसके डिफरेंट यहाँ पे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे, हम देखते हैं कि ट्रैफिक कहाँ पे कम है, कहाँ पे कंजेशन कम है, कहाँ पे लिंक स्पीड बेहतर मिल रही है, तो उस वाले पाथ को हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है ग्राफ थ्योरी, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पढ़ा होता हम लोगों ने, इंजीनियर्स नहीं पढ़ते इतना, लेकिन साइंटिस्ट पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इस तरह के ग्राफ्स बनाते हैं, यानी कि आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट राउटर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपको वर्टेक्स जो है राउटर्स है यहाँ पे, और जो आपके पास यहाँ पे एजेस हैं बेसिकली वो पाथ को डिफाइन कर रही हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी डिफरेंट राउटर्स हैं, और U से V जो है एक पाथ है, फिर V से X एक पाथ है, और फिर X से W एक पाथ है। फिर आप देख सकते हो कि हर पाथ के ऊपर एक हमने नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये नंबर आपको बता रहा होता है कि कितना कितना अच्छा पाथ है, कितना बुरा पाथ है यहाँ पे। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हमें बता रहा है कि कितने कम टाइम में पैकेट यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अगर हम U से X को देखें, तो U से X खाली 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर, U से X आपको बहुत जल्दी पैकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर यू से एक्स के बजाय अगर हम यू वी एक्स से होके जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपको टाइम अब 4 लगेगा यहाँ पर, अगर हम यू वी एक्स से होके जाएंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली यू एक्स से जाते हैं, तो आपके पास 1 टाइम यूनिट यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हमें ये प्रेडिक्ट कर रहा होता है।
तो अगर हमने u से z जाना हो, हमारे पास डिफरेंट पाथ बन सकते हैं u से z जाने के लिए कि हम u v w z फॉलो कर लें यहाँ पे। तो इस केस में आपके पास जो टाइम होगा यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 5 5 + 5 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा क्या हो सकता है पाथ आपके पास कि u से जाएं आप x के ऊपर, फिर आगे y जाएं, फिर z पे जाएं। तो ये जो आपके पास पाथ होगा ये खाली 4 टाइम यूनिट्स का होगा। तो राउटिंग एल्गोरिथम्स ने क्या करना है, उन्हें कहना है कि नहीं ये वाला पाथ फॉलो करो, ऊपर वाला ना यूज़ करो क्योंकि वो ज़्यादा डिलेस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो हमने फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हम पहले नेटवर्क को इस तरह से डायग्राम करते हैं, इनके सारे ये नंबर्स फाइंड करते हैं डिलेस के, और उसके बाद हम शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे डिटरमिन करके उसको यूज़ करते हैं पैकेट्स फॉरवर्ड करने के लिए। तो अब ये शॉर्टेस्ट पाथ की इन्फॉर्मेशन होगी, फिर ये हर राउटर के पास खुद ब खुद आ जाती है नॉर्मली। तो इसको लिखने के लिए हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि n हम डिफाइन करने के राउटर्स को डिफाइन कर रहे हैं, नोड्स, और जो एजेस हैं वो हमारे पास डिफरेंट पाथ्स बन रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे देखे हैं अभी। और फिर हर पाथ के ऊपर हमें कॉस्ट लिखी हुई है इसकी। तो कॉस्ट जो होती है बेसिकली बता रहे हैं कितना अच्छा लिंक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, अगर हम देखें कि आपके पास, अगर हम यहाँ पर इसको हम यूँ लिखते हैं कि C ऑफ ux जो होगा, यानी कॉस्ट ऑफ ux का जो लिंक है यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर। लेकिन कॉस्ट ऑफ पे u ऑफ v की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। देखिए अगर मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ u z की बात करूँ तो u और z का डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है। तो u का लिंक खाली या तो w के साथ है, या v के साथ है, या x के साथ है। तो z के साथ नहीं, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट इन्फिनिटी लिख दूंगा यहाँ पे, इसके साथ कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे कोई पाथ अगर होगा तो इनफाइनाइटली दूर है, यहाँ पे कोई लिंक नहीं डायरेक्टली बन रहा। तो ये टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इनको हम कहते हैं वेट्स है आपके, या कॉस्ट है आपकी डिफरेंट पाथ्स की। नोटेशन यूज़ करके हम डिफरेंट एल्गोस इस पे अप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एल्गोस होते हैं। एक होता है हमारे पास लिंक स्टेट वाले एल्गोरिथम्स। लिंक स्टेट का मतलब है कि ऐसा एल्गोरिथम होगा जिसके अंदर हर राउटर के ऊपर, हर राउटर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी पूरे के पूरे नेटवर्क की। तो इसके अंदर आपने हर राउटर को इन्फॉर्म करना है कि ये सूरत हाल है इस वक्त। तो आप सबके पास स्टेट की इन्फॉर्मेशन होगी सब लिंक्स की। तो इनको हम कहते हैं लिंक स्टेट वाले एल्गोरिथम्स, के अंदर आपने सबको अपडेट रखना है। इसका मतलब कि ये जो तरीका होगा ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होगी कि सेंट्रली हमने हर एक को यहाँ पे कंट्रोल करना है, अपडेट करना है। फिर एक तरीका होता है डिसेंट्रलाइज्ड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर राउटर्स को बस स्टार्ट में खाली अपने इर्द गिर्द नेबर्स के बारे में पता होगा कि मेरे जो नेबर्स हैं उनके साथ मेरे कितनी अच्छी कॉस्ट है, कितनी अच्छा लिंक है मेरे पास। तो हर एक को अपने नेबर के बारे में पता होगा, इससे आगे का नहीं पता होगा। तो इनको हम कहते हैं कि ये आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, और ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स यहाँ पे रन कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोस यहाँ पे होंगे। तो एक तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच आपके पास, एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। सेंट्रलाइज्ड के अंदर हम लिंक स्टेट एल्गोस की बात करते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड में हम डिस्टेंस वेक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। फिर इसके अलावा कुछ एल्गोस होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर आपका नेटवर्क बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा हो, और कुछ होते हैं जो कि नेटवर्क कांस्टेंट हो उसके लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी कि नेटवर्क आपका कितना स्टैटिक है और कितना डायनेमिक है, तो इसके हिसाब से भी डिफरेंट परफॉर्मेंस होती है डिफरेंट एल्गोस की यहाँ पे। तो हम एक यहाँ पे देखते हैं आज एक एल्गो को लिंक स्टेट के, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत सिंपल सा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा इसको हम कहते हैं डिजिक्स्ट्रॉ का लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास ये कुछ आइट्रेशंस रन करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर नोटेशन इसकी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर किसी एक नोड को चूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने नोड n चूज़ की हुई है सपोज करें, तो d ऑफ v का मतलब है कि v वाली नोड से कितना डिस्टेंस होगा इसका, और p ऑफ v का मतलब है कि आपने किस वाले नोड से हो के वहाँ तक जाना है v तक। तो एक एग्जाम्पल करते हैं तो उससे बेहतर क्लियर होगा, बजाय कि हम इस सूडो कोड को यहाँ पे देखें। तो एक एग्जाम्पल लेके इसको लेके हम चलते हैं। अच्छा सपोज करें कि हम u के ऊपर u के हिसाब से पूरा एक यहाँ पे टेबल बनाना चाह रहे हैं राउटिंग का। यानी u से हमने अगर v w x y z को अगर पैकेट भेजना हो तो हम कौन कौन से पाथ यहाँ फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स हैं इनके पास। अगर u से z जाना हो आपने तो आप डिफरेंट 5-6 तरीकों से जा सकते हो z तक। तो हमने हाल ही यहाँ पे ऑप्टिमाइज पाथ को हमने हाईलाइट करने हैं, बाकियों को हमने इग्नोर करना है। तो उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हमने कर दिया यहाँ पे u वाली नोड से। अच्छा अब हम देखते हैं कि u के यहाँ पे नेबर्स कौन कौन से हैं। u के नेबर्स यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, आपके पास v आ जाएगा, फिर इसके बाद आपके पास u का नेबर w आ जाएगा यहाँ पे, अब u का नेक्स्ट नेबर आपके पास x आ जाएगा।
तो इसका मतलब कि इन तीनों की हमें यहाँ पे वेट्स पता है कि कितना डिले लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डी ऑफ वी यानी वी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो मुझे पता है यहाँ पे 2 लगेगा। यहाँ पर डब्ल्यू के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे आपको 5 लगेगा अगर हम डायग्राम को देखें यहाँ पे, और एक्स के लिए 1 लगेगा। तो अब आप बता सकते हो कि वाई के लिए कितना लगेगा यहाँ पे। क्या अब वाई के साथ तो कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए वाई के लिए? जो हम सर 2 भी लिख सकते हैं अगर शॉर्टेस्ट लिखना है, और बाकी चेंज करके कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक 6 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज स्टार्ट में ना हम ये वाली चीज यूज कर रहे हैं कि जो आपने पहले यहाँ पढ़ा था यहाँ पर, कि अगर आपका डायरेक्ट लिंक हो तो आप वो लिखोगे, नहीं है तो स्टार्ट में हम खाली इन्फिनिटी लिख दिया करेंगे कि आपका कोई लिंक ही नहीं है इसके साथ, तो हम कुछ लिख नहीं सकते। तो चूंकि अभी हम यू को देख रहे हैं खाली यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिंक नहीं बन रहा वाई और जी के साथ यहाँ पे, तो इनके लिए वो इनफाइनाइट यहाँ पे डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। अगर यू के साथ हम देखें तो आपके पास v की वैल्यू तो आ गई, v के लिए 2 आ गया यहाँ पे, w के लिए आपके पास 5 का नंबर आ गया यहाँ पे, x के लिए 1 आ गया, लेकिन y और z के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा, तो हमने इन्फिनिटी इन्फिनिटी यहाँ पे लिख दिया। दूसरा ये कि कॉमा लगा के हमने यहाँ पे u लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका जो लास्ट नोड है यहाँ तक जाने के लिए, वो लास्ट नोड u होगा, यानी कि u से होके हम v तक जा रहे हैं, u से होके w तक जा रहे हैं, u से होके x तक जा रहे हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ तक u के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो 3 नंबर्स आपके पास यहाँ पे आए हैं, बल्कि 5 नंबर्स जो आए हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? जी, कौन सा नंबर आपको स्मॉलेस्ट लग रहा है यहाँ पर टाइम? सर सर x। x लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x को लेके चलेंगे। तो अब समझो कि अब आप x को उठा के यहाँ पे लिख लो, तो आपके पास आ गया u ऑफ u x आ गया, यानी कि हम u से x पे आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब u x तक जाने का टाइम हमें पता है 1 है। अब आगे जो टाइम्स होंगे हम क्या करेंगे, उनमें 1 प्लस करते जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम v को देखते हैं। तो अगर हम x से v को देखें तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपके पास 2 बन रहा है यहाँ पे। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि अब यहाँ पे देखते हैं 3 आपके पास यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन जो ऊपर वाली जो वैल्यू थी डायरेक्टली वो आपके पास 2 है। तो इसलिए हम 3 को नहीं लिखेंगे, हम 2 को ही लिखा रहेंगे, 3 नहीं लिखेंगे कि हमने मिनिमम यहाँ पे लिखना है। तो हम 3 की बजाय यहाँ पे 2 ही लिख देंगे, क्योंकि आपके पास मिनिमम वैल्यू है। तो आप उसके बाद फिर W को देखते हैं यहाँ पे। W का आपके पास यहाँ पे 3 बन रहा है लिंक X से, तो 3 प्लस अगर 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 कम है 5 से, तो 4 को हमने लिखना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 2 को लिख दिया और यहाँ पे 4 को लिख दिया, क्योंकि 4 5 से कम है। फिर हम y के साथ चेक करते हैं, y के साथ लिंक जो है 1 का है यहाँ पे, तो 1 प्लस प्रीवियस 1 आपके पास 2 आ गया यहाँ पे। फिर हम z के साथ चेक करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे x के साथ z का कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, तो आपके पास इनफाइनाइट ही रहेगा यहाँ पे, वैसे ही पहले की तरह यहाँ पे। तो सेम स्टोरी यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है। यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि इन चारों नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो आपको 2 नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो चाहे तो आप ये वाला 2 चूज़ कर लो, यानी चाहे v को सिलेक्ट कर लो आगे के लिए, चाहे आप y को सिलेक्ट कर लो यहाँ के लिए, दोनों आपके पास सेम है। तो हम एज्यूम करते हैं y को चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कि अब अगली आइटरेशन हम y के साथ करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, u x y आ गया। तो अब हम y के ऊपर खड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, y के ऊपर खड़े होकर हम देखते हैं कि v के साथ कितना डिस्टेंस है। v के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट बनेगा आपके पास। तो इनफाइनाइट और 2 में से मिनिमम जो होगा वो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 ही रहेगा आपके पास। फिर w के साथ आपका लिंक बन रहा है यहाँ पे 1 का बन रहा है, और 1 प्लस अगर 2 करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 3 कम है 4 से। तो ये आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहिए। फिर x को तो आपके रास्ते में आया था यहाँ पे, तो x तो आपसे पीछे है, तो x को करने का सेंस नहीं बनती। फिर y पे आप खुद पहुँच गए हो, और z के लिए आपके पास 2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो 2 प्लस अगर 2 करें हम यहाँ पर, तो आपके पास 4 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 3 अपडेट कर दिया आपने, और यहाँ पे 4 अपडेट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास ये नेक्स्ट आइटरेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। अच्छा, अब दोबारा देखो मिनिमम कौन सा रह गया आपके पास, ये वाला मिनिमम रह गया हुआ है यहाँ पे। तो अब इस बार हम v की नोड पे जाके खड़े हो जाएंगे। तो अब हम जाकर v पे पहुंच गए हैं, अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं v के ऊपर। अच्छा, v के ऊपर खड़े होकर v को देखने की ज़रूरत नहीं है,
W को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास V का था 2 प्लस 3 करोगे तो 5 बन जाएगा यहाँ पे। अब 5 जो है वो 3 से यहाँ पे ज़्यादा है, तो 5 नहीं लिखेंगे 3 लेगा, क्योंकि 5 ज़्यादा अमाउंट बन रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपके पास x के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, x के लिए आपके पास V प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास आ गया 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। अब 4 भी यहाँ पे 1 से ज़्यादा है ऊपर वाले, तो 4 को भी हम अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर हम y के साथ देखते हैं यहाँ पे, अगर v पे खड़े हो तो y के साथ कोई लिंक नहीं है आपका, तो आपके पास प्रीवियस वैल्यू ही रहेगी यहाँ पे 2 वाली। और इसी तरह का v पे खड़े हो, z के साथ भी कोई लिंक नहीं है, तो आपकी प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे सर्वाइव करेगी। तो हमारे पास यहाँ पर खाली आपने ये w वाली वैल्यू यहाँ पे आपके पास वही एज इट इज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि अब खाली आपके पास दो नोड्स रह गए यहाँ पे। अभी तक u x y v हमने देख लिए, w और z बाकी रह गए हुए हैं। तो या तो आप W को आप ले लो या Z को ले लो। तो मैं स्मॉलेस्ट जो टाइम में W का यहाँ पे आ रहा है, तो आप W को लेके चलोगे। तो अब हम आगे फाइनली W के ऊपर आ गए यहाँ पे। W के ऊपर खड़े होकर अगर हम देखें दोबारा से V को, तो वो आपके पास 3 प्लस 3 यानी ये 3 प्लस ये वाला 3 जो होगा 6 बन जाएगा। तो ये टाइम ज़्यादा होगा, फ़ायदा नहीं इसका। फिर W को W से देखने की ज़रूरत नहीं है। W से X को देखेंगे तो आपके पास ये भी 3 यहाँ पे आ रहा है, W का टाइम भी 3 है, वो भी 6 हो जाएगा, तो वो भी ज़्यादा है 1 से बहुत, तो इसको भी नहीं दिखेंगे हम यहाँ पर। W से Y का मतलब है कि +1 हमने करना है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये भी ज़्यादा 2 से, तो इसको भी हमें ज़रूरत नहीं अपडेट करने की। फिर W से Z को देखेंगे तो आपके पास 5 आ रहा है यहाँ पे, तो 5 प्लस अगर हम 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो इसको भी करने का फ़ायदा नहीं है। तो एज इट इज़ आप वही यहाँ पे लिख लो। अच्छा, बाकी सिर्फ रह गया, अब Z रह गया हुआ है खाली, तो इसलिए हमने सिर्फ Z को यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। तो जो जो हम करते जा रहे हैं उनकी वैल्यू अगले लाइन पे नहीं लिख रहे। अभी हमने u को लिखा है यहाँ पे, तो उसके बाद फिर हमने x को देखा है, तो उसके बाद फिर x को हमने स्किप कर दिया, फिर y को लिखा तो हमने y को स्किप कर दिया यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे v को किया, तो उसके बाद हम v को स्किप करते जा रहे हैं, तो अब खाली z बच गया हुआ यहाँ पे। चाहो तो ये वैल्यूज लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। जो ऊपर आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है, तो इसको 2 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, 2 लिख लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने खाली इजीनेस के लिए यहाँ पे नहीं लिखी हुई ताकि क्राउड ना हो ये। अब खाली z आपके पास रह गया हुआ, बाकी सारे हो गए हैं। तो अब हमारे पास लास्ट स्टेप में यहाँ पे z आ जाएगा। तो z के साथ कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू से कम वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। z का खाली w के साथ लिंक बन रहा है यहाँ पे, तो आपके पास ये बन जाएगा z 4 + 5 9 बनेगा, तो बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे। फिर z का लिंक बन रहा है y के साथ, तो आपके पास बन जाएगा 4 + 2 6, वो भी 2 से ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि इसमें आपने कुछ भी अपडेट नहीं करना, वही वैल्यूज़ रहेंगी यहाँ पे। अच्छा, अब हम ये सारे पाथ्स अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये जो नेटवर्क था आपका, अब ये छोटा होके खाली इस तरह की डायग्राम रह जाएगी आपके पास, कि आपके पास u x y w z ये वाले लिंक्स हम यूज़ कर रहे हैं, और जो बाकी जो लिंक्स आपके पास ये रह गए हैं, ये लिंक हमने कभी यूज़ नहीं किया। इसी तरह हमने ये लिंक कभी यूज़ नहीं किया, और हमने ये लिंक्स यूज़ नहीं किए, और ये लिंक नहीं यूज़ किए, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको कॉस्ट पड़ रही है ट्रांसमिट करने की। तो जो बाकी जो नेटवर्क रह गया आपके पास, वो ये वाले फॉर्म में रह गया यहाँ पे। तो अब इस फॉर्म में जब आपके पास रह गया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल सा बना सकते हैं कि जब भी आपने u से जाना हो, v जाना हो, तो आपने u v का डायरेक्ट लिंक यूज़ करना है यहाँ पे, जिसकी कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर लिखो अगर आपने x जाना हो, u से x जाना हो, तो हमें डायरेक्टली x पे जाना है, जिसकी कॉस्ट आपके पास 1 आ जाएगी। फिर अगर हमने y जाना हो u से, तो हमने u और x का पाथ यूज़ करना है, यानी u से पहले x पे जाओ फिर y पे जाओ, तो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे कॉस्ट 1 + 1 2। फिर अगर आपने w पे जाना है, दोबारा आपने u और x वाला पाथ फॉलो करना है, तो u से x पे जाओ, फिर वहाँ से आपने आगे y पे जाना है, u से x के बाद y पे जाएंगे, फिर w पे जाएंगे, तो आपके पास कॉस्ट बन जाएगी 1 + 1 + 1 3। और आखिर में आपके पास अगर, तो इस आपके पास आखिर में z रह गया यहाँ पे, तो इसको हम z यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर z पे जाना है तो आपने u से x पे जाना है, फिर दोबारा y पे जाना है, फिर z पे जाना है, तो आपके पास कॉस्ट इसकी 4 बन जाएगी यहाँ पे। 2 1 2 3 4 आ गया आपके पास। तो यही आपके पास यहाँ पे 2 1 2 3 4, ये वही चीज़ें आपके पास, सारे वही नंबर्स हैं सारे के सारे, तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया 2 1 2 3 4। तो इस तरह से हमें बता रहा है कि हमने किस नोड के थ्रू होके जाना है, और ये आपको स्मॉलेस्ट पाथ यहाँ पे पड़ेगा। जी, ये एग्जांपल क्लियर है सबको, कैसे हमने ये टेबल बनाना है, राउटिंग वाला टेबल। अब ये राउटिंग टेबल बन गया है आपके पास, तो ये अब हर नोड के पास इसकी कॉपी आ जाएगी कि u के ऊपर u का राउटिंग टेबल ये वाला है, तो u की हर नोड के पास की कॉपी हर एक के पास अवेलेबल होगी।
इसी तरह x का भी ऐसी टेबल बनेगा, y का भी ऐसे बनेगा। तो हर राउटर अपने हिसाब से टेबल बनाकर सबको फॉरवर्ड कर देगा अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो एक तरह से पूरे नेटवर्क को देख के हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेंगे कौन सा पाथ सबसे स्मॉलेस्ट है। तो अगर फ्यूचर में इमेजिन करो, फ्यूचर में अगर ये वाला लिंक यहाँ पर ये फास्ट हो जाता है और अगर इस लिंक की स्पीड बढ़कर 1 हो जाती है और इस लिंक की स्पीड ज़्यादा होकर कम होकर 20 हो जाती है, तो फिर नया राउटिंग टेबल यहाँ बन जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो फिर इसको दोबारा अपडेट करने की ज़रूरत होगी, दोबारा से सारे स्टेप्स अप्लाई होंगे। तो जैसे ही नेटवर्क चेंज होगा सारे स्टेप्स हमें दोबारा से री एवेल्यूएट करने हैं उस केस में। सर तो जी जी सर इन केस अगर लाइक हमारे पास टाइम तो हो कि अगर यूसेज भी जाना है और उसके ऊपर 2 मिनट लाइक 2 का है डिफरेंस, लेकिन सर इन केस अगर वो भी फुल हो कि उसके पास कोई हो ही नहीं ऑप्शन कि हम उसकी पोर्ट को असेस कर सकें। जी जी, जैसे ही वी के अगर बफर्स फुल होना शुरू होंगे ना, तो ये नंबर है 2 वाला ये ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, फिर 2 नहीं रहेगा ये नंबर। क्योंकि 2 का मतलब ये कि एवरेज आपके पास कितना आपको डिलेज लग रहे हैं यहाँ पर। जैसे इसका बफर फुल होगा तो ये पैकेट ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा, तो आपकी ये आरटीटीज वगैरह बढ़ जाएंगे ना सारे के सारे, तो ये नंबर 2 नहीं होगा, मे बी ये 9 बन जाएगा फिर आपका, अज्यूम करते हैं हम। तो नंबर जैसे ही 9 बनेगा तो ये सही वाला पाथ दोबारा से रीवैल्यूएट करोगे तो कभी भी आप यूज़ नहीं करोगे फिर। तो ये जी डायनेमिकली चीज़ आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी नेटवर्क की ये चीज़। तो अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस एल्गोरिथम का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है। सबसे बड़ा फ्लॉ यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटा नेटवर्क हो तब तो सही है, लेकिन जैसे ही आपके पास यहाँ पे हज़ारों राउटर्स आएंगे तो हज़ारों राउटर्स के हिसाब से सारे काम करना ये वाले काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो आपके पास खाली 6 राउटर थे यहाँ पे, तो आपने ये सारा कुछ कर लिया। अगर हज़ारों राउटर्स हो आपके रास्ते में तब ये फिजिबल नहीं है, बहुत स्लो होगा आपके पास, बहुत परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पे ज़ाया होगी खाली पाथ को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका मतलब कि छोटे मोटे नेटवर्क्स के लिए जैसे आपके पास आईएसटी के लैन नेटवर्क है या घर के नेटवर्क हैं या आपके पास जहाँ पे 10,000 से कम कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों, तो वहाँ तक तो ये बहुत सही है, अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंटरनेट की बात करें तो हो सकता है इंटरनेट के लिए बहुत पुअरली परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। तो आपने हर एक को बार बार ब्रॉडकास्ट करना है हर इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे। अच्छा, अब एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं आज के लिए, तो उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर टॉपिक को। तो एज्यूम करो कि हम दोबारा यू से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, और हमने इसी तरह सबके साथ यहाँ पे कॉस्ट को देखने हैं। तो अब आप बता सकते हो यू यहाँ पे मैं वी के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा यहाँ पे। अगर मैंने वी के लिए यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे सर 7 आ जाएगा, और कॉमा करके मैं यहाँ पे यू लिख दूंगा, यू प्रीवियस नोड है यहाँ पे। फिर डब्ल्यू के लिए मेरे पास 3 आ जाएगा, फिर मेरे पास एक्स के लिए आ जाएगा 5 आ जाएगा, और वाई और जी के लिए क्या आएगा यहाँ पर, दोबारा से आपके पास कोई लिंक नहीं बन रहा, तो दोनों केस में इनफाइनाइट इनफाइनाइट यू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। और इस आखिरी केस में हमने कॉमा लगा के कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस नोड ही नहीं है यहाँ पे, तो खाली इनफाइनाइट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखो मेरा स्मॉलेस्ट टाइम आपको कौन सा मिला है, ये वाला टाइम मिला है आपको। तो अब हम W के नोड पे खड़े हो जाते हैं जाके, तो U हमने कर लिया, अब हम आ जाते हैं W के नोड पे। तो एज्यूम करो कि अब हम W के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं सारा कुछ। तो W से आपने U तो देख लिया, अब U को हम नहीं देख रहे, अब X को देखते हैं यहाँ पे। तो आपके पास कितना टाइम आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पे। तो 4 + 3 आपके 4 पास + 7 3 बन। 7। अच्छा, 7 5 से ज़्यादा है, तो फिर इसकी सेंस नहीं बनती, तो हम इसको नहीं करते अपडेट फिर। ठीक हो गया। अब फिर इसको Y को देख लो, तो W से Y का लिंक जो है यहाँ पे वो आपके पास 8 है, तो आपके पास टोटल बन जाएगा यहाँ पे 8 + 3 11। तो ये चलो लिखना पड़ेगा हमें 11, कि इसके अलावा कुछ आ रहा नहीं है, एक ही लिंक आपके पास आ रहा है 11 यहाँ पे। फिर हम देखते हैं V के साथ, देखते हैं यहाँ पे V के साथ आपके पास यहाँ पे 3 का टाइम आ रहा है, तो 3 + 3 6 बन जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो 6 7 से कम है, तो 6 हमें लिखना चाहिए यहाँ पे। तो आपने 6 लिख लिया, 5 वैसे का वैसे आ गया, और Y के लिए आगे पास 11 आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया यहाँ पे, तो Z के साथ कोई लिंक नहीं बन रहा अभी तक, तो ये आपने यहाँ पे अपडेट कर दिए। अच्छा, अब देखते हैं दोबारा से कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बन रहा है। हमारे पास टाइम आया है, हमारे पास U वाला है यहाँ पे। अच्छा, चाहो तो इसको यहाँ पे 3 भी लिख लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने वैसे आसानी के लिए लिखा कि प्रीवियस वैल्यू कंटिन्यू करी, तो ये आपकी मर्जी, कभी लिखो कभी ना लिखो। अच्छा, U और W हम कर चुके हैं, तो हम W को नहीं देखेंगे अब दोबारा से। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपके पास X की आ रही है यहाँ पे अब, तो इसलिए हम क्या करेंगे, X को यहाँ पे पिक करेंगे।
तो अब हम x पे जाके खड़े हो गए यहाँ पे, तब हम x से खड़े होके सबकी यहाँ पे वैल्यूज को चेक करते हैं। तो अगर हम x पे जाके अगर w को चेक करें तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 + 4 9 आ जाएगा। तो ये 9 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है यहाँ पे w के लिए, तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। फिर अगर हम x पे बैठ के अगर v को देखें तो v के साथ हमारा लिंक नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास इनफाइनाइट आएगा, तो इसकी भी सेंस नहीं बनती यहाँ पे, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। फिर अगर x पे बैठ के अगर हम y को देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास 7 है इस पे लिंक, तो 7 प्लस हमने 5 करना है, तो ये 12 आ रहा है आपके पास। फिर 12 भी 11 से बड़ा है, तो इसको भी हमने कुछ नहीं करना। फिर अगर x से बैठ के z को देखें तो 9 आ रहा है आपके पास, और 9 प्लस अगर हम 5 करें यहाँ पे तो आपके पास 14 आ रहा है। तो बेसिकली z के साथ लिंक आपका बन रहा है यहाँ पे, तो वो उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 14 आ गई, और बाकी सब कुछ वही एज इट इज आपके पास वही वैल्यूज हैं। अच्छा, अब दोबारा हम देखते हैं कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आपके पास रह गई हुई है, 6 है, और v को हमने अभी तक नहीं देखा, वैल्यूएट नहीं किया। तो अब जाके हम v के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो अब हम जाकर v के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ जाके हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा, v तक जाने का टाइम हमारे पास 6 है। अगर हम यहाँ पे बैठ के u को देखें तो 6 + 7 13 बन जाएगा, 13 6 से ज़्यादा है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे अपडेट। फिर w को देखते हैं व्यू बैठ के, तो आपके पास 3 आ रहा है यहाँ पे, 3 प्लस अगर आप 6 करोगे यहाँ पे तो आपके पास 9 आएगा, तो ये भी आपके पास 3 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम अपडेट नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर आके इसके बाद b के ऊपर देखिए, अगर y को देखें यहाँ पे, तो y के पास आपके पास 4 आ रहा है यहाँ पे, 4 प्लस अगर हम करें यहाँ पे v को 6 को, तो ये 10 बन रहा है, और 10 11 से कम है, तो ये जो वैल्यू ये हमें अपडेट यहाँ पे करनी चाहिए 10 वाली। फिर अगर हम देखें यहाँ पे v का z से कोई लिंक नहीं है, तो ये इनफाइनाइट बनेगा आपके पास, और v का x से कोई लिंक नहीं, तो ये भी इनफाइनाइट बनेगा आपके पास। तो इसका मतलब खाली y वाली वैल्यू आपके पास अपडेट होकर 10 आ जाएगी यहाँ पे। तो y वाली आपके पास 10 आ गई, बाकी वही वैल्यूज हैं। तो अब तक हमने u w x v हमने कर लिए, बाकी हमारे पास कौन से रह गए यहाँ पे, y और z रह गए हुए हैं। तो y और z में से y की वैल्यू मिनिमम है यहाँ पर, तो हम y को देखते हैं इस बार। तो इस बार जाके हम y पे स्टैंड कर रहे हैं, तो सपोज कर हम यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त यहाँ पर, तो y का नेबर यहाँ पे x है, तो x का टाइम पड़ेगा आपको 7 + 10 17, तो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। y का अगला नेबर यहाँ पे w है, यहाँ पे w का 8 आ रहा है आपके पास, तो 8 प्लस अगर हम 10 करें 18 बनेगा, तो हम इसको भी अपडेट नहीं करेंगे, 3 से बहुत ज़्यादा है। फिर y का अगला नेबर यहाँ पे v है, तो इसका टाइम बन जाएगा आपके पास 4 + 10 14, तो वो भी 6 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम अपडेट नहीं करेंगे। फिर y का अगला नेबर यहाँ पे z है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस अगर हम 10 करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और 12 14 से कम है, तो इसको हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपके पास कम आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 12y लिख दिया हमने कि y से हो के हमने z पे जाना है, और आखिर में आपके पास खाली रह गया यहाँ पे z रह गया हमारे पास। और अगर हम z पे जाके खड़े होते हैं तो आपके पास हर वैल्यू आपको ज़्यादा ही मिलेगी। z का एक नेबर y है यहाँ पे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 + 2 14, तो बहुत ज़्यादा है आपके पास 10 से, तो उसको हम अपडेट नहीं करेंगे। फिर अगला नेबर आपके पास x है z का, तो वो आपके पास आ जाएगा 12 + 9 21, तो हम x को भी अपडेट नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे इस केस में। तो इसका मतलब है कि आपके पास ओवरऑल टेबल यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर आपके पास ये 6 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6w, ये आपके पास 3u आ गया यहाँ पे, x के लिए आपके पास 5u आ गया यहाँ पे, y के लिए आपके पास 10v आ गया, और z के लिए आपके पास यहाँ पर 12y आ गया। तो अब हम इन एंट्रीज को देखिए बता सकते हैं कि अगर हमने u से सपोज करो अगर v पे जाना है, तो हमने कौन सा पाथ फॉलो करना है, हमें w से होके जाना है। तो अगर हमने v पे जाना है तो हमने इससे पहले w पे जाना है। w पे जाने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, डायरेक्ट u से 3 तक आपको टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से देख के हम यहाँ पे पाथ इसके फाइनलाइज करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ आपको यहाँ पे मिल गए। तो आपके पास ये आपके पास शॉर्टेस्ट टाइमिंग्स यहाँ पे आपके पास हर नोड से यूज लेके हर नोड तक के आपके पास टाइमिंग्स यहाँ पे आ गई। जी, किसी को कंफ्यूजन हो इस पार्ट के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर, तो आप पूछ लो यहाँ पे। नो सर। जी, इसका बस नुकसान सिर्फ यही है कि अगर हमने यहाँ पे कुछ चीज़ डायनामिकली अपडेट होती है, कि सपोज करो कि पहले आपके पास यहाँ पे 9 का डिले आ रहा था, क्यों आ रहा था यहाँ पे, कि आपके राउटर्स फुल थे यहाँ पे जी के। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इसके राउटर्स 90% फुल थे, तो आपके पास डिले बढ़ गए थे, यहाँ पे ड्रॉप हो रहे थे पैकेट्स, तो पैकेट वो ड्रॉप कर रहा था, इसलिए 9 का टाइम आ रहा था।
और कुछ देर के बाद जब राउटर्स खाली हो जाते हैं उनके बफर्स, तो हो सकता है टाइम कम हो के 1 पे आ जाए। तो उस केस में सारी वैल्यूएशंस आपने 0 से लेकर आखिर तक दोबारा करनी है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये कौन से नेटवर्क को ज़्यादा सूट करते हैं, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में देखा था, यहाँ पे एक दफ़ा मैं दिखाता हूँ आपको और जो कि स्टैटिक होंगे जी वो एग्जैक्टली छोटे हो। स्टैटिक वालों को ज़्यादा सूट करता है। तो जो स्टैटिक वाली साइड है यहाँ पे, इनके पास ये ज़्यादा सूट करता है कि यहाँ पे अगर आप लिंक स्टेट को यूज़ कर लो तो उसके लिए ज़्यादा प्रीफरेबल है कि एक दफ़ा काम कर लिया आपने, उसके बाद कोई इतनी बड़ी चेंज आ नहीं रही। तो उसके लिए हम प्रीफर करेंगे कि इनको इन पे यूज़ कर लो जो स्टैटिक हो, और दूसरा वो कि जिनका नेटवर्क साइज छोटा हो। तो या तो स्टैटिक हो, और स्मॉल नेटवर्क्स के लिए हम ये वाला एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, लिंक स्टेट वाला। अगर आपके पास नेटवर्क लार्ज होगा तो हम सेंट्रलाइज अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते, फिर हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। फिर हम हर एक को हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते, खाली नेबर्स की इन्फॉर्मेशन ही हमने यूज़ करनी होगी। तो इस केस में डिफरेंट एल्गो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फैक्टर वाला, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे। जी, किसी के क्वेश्चंस रह गए हों या सबको क्लियर है? तो यही सारी चीज़ यहाँ पे ना इस सूडो कोड के अंदर यही लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर आपको वैसे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आपको फिर इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ कर लिया यू वाला, उसके बाद हम हर नोड से लेकर यहाँ पे उसकी कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं। अगर आपका नेबर में है तो उसकी कॉस्ट लिखोगे, वरना इनफाइनाइट लिखोगे। फिर लूप के बाद हम देखते हैं कौन सा रिव्यू जो कि आपने अभी तक इवेल्युएट नहीं किया, तो वो मिनिमम को आप चूज़ कर लो और उसको दोबारा लिस्ट पर डाल दो यहाँ पर, और फिर ये चीज़ दोबारा से प्रोसेस करो। फिर हर दफ़ा जो कॉस्ट आप अपडेट करोगे, प्रीवियस कॉस्ट में से मिनिमम आपने अपडेट करनी है, अगर ज़्यादा है तो आपने अपडेट नहीं करनी। तो बस वही चीज़ें हमने यहाँ पे सूडो कोड में लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पे, वैसे अगर देखो इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो अच्छा है कि आप एग्जाम्पल्स को फॉलो करो हर दफ़ा, ज़्यादा आसान रहेगा बजाय कि आप सूडो कोड को पढ़ो यहाँ पे। तो एक अच्छी एग्जाम्पल को आप समझ लो तो आपको समझ आ जाएगी ओवरऑल यहाँ पे एल्गो की यहाँ पे। जी, किसी के क्वेश्चंस रहते हो तो कर लो, नहीं तो फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। सर असाइनमेंट से रिलेटेड पूछना था। सर एक तो हमारे पेपर्स जो फाइनल्स हैं वो जल्दी हो रहे हैं, 24 को हो रहे हैं, और सर असाइनमेंट्स अगर आप कम कर दें, और सर मतलब वो कोड वगैरह का कोई, जिसना लास्ट टाइम हमारा जो असाइनमेंट 1 था उसका सर्वे बना हुआ था तो उससे काफ़ी हेल्प हो गई थी कोड से। तो सर अगर इस तरह की कोई एग्जांपल हो तो वो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है करना। नहीं, तभी तो आपकी असाइनमेंट्स ग्रुप्स में हो रही है ना। तो अगर सपोज करो कि आपके ग्रुप में 4 लोग हैं तो आप आराम आराम से एक एक असाइनमेंट डिवाइड कर सकते हो आपस में, कि मेन मेन काम वो कर ले, बाकी सबको अपडेट कर दे। तो इस तरह से आप लोग मैनेज करो ना अपना ही काम, कि अगर 4 का ग्रुप है तो 4 असाइनमेंट्स आपके पास, तो बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो। तो किसी का छोटा ग्रुप तो नहीं बना हुआ, 4 से कम का, 3 या 2 या 1 का, तो वो उनका प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी 4 का अगर ग्रुप है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और वैसे जी जी जी, कुछ कहना चाह रहे हो? सर जी जी, सर सुना है कि फाइनल पोस्टपोन हो जाएंगे, तो ये सही बात है? अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे डीन भी चेंज हो गए हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं इन चीज़ों के साथ ना। जो पुराने डीन थे वो तो नहीं मानते थे कभी भी, तो ये डीन डिफरेंट है, तो हो सकता है कि आपके फाइनल ऑन कैंपस ही हों। कुछ पता नहीं है इस बारे में, कंफर्म नहीं है हमें। तो काफ़ी चांस है कि आपके ऑनलाइन फाइनल्स ना भी हों और पोस्टपोन कर दें, कि जब आप आओगे तब हम ले लेंगे फाइनल्स। तो ये भी काफ़ी बड़ा चांस है इसका भी। सर ये कब तक कंफर्म हो जाएगा? ये तो आपको ये ईद के बाद ही कंफर्म होगा, तो ईद के बाद वाली सूरत हाल को देख के ही बताएंगे। चलो ठीक है सर। सर मोस्ट प्रोबेबली फेस टू फेस ही होंगे, बेशक अभी हो या बाद में हो। जी जी, अगर सूरत हाल बहुत ख़राब हुई, ज़्यादातर टीचर्स ने अगर कंप्लेन की कि हम ज़्यादा चीटिंग केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन ना हो सके। जिस तरह लास्ट टाइम काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी, तो इसलिए तो हो सकता है कि ना ही हो सके। और जिन लोगों के फाइनल्स में बहुत ज़्यादा, जिन सब्जेक्ट्स में फाइनल में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं बच्चों के,
तो खासतौर पे वो टीचर्स काफ़ी कंप्लेन करते हैं इस मामले में, तो वो फिर नहीं होने देंगे ऑनलाइन वाले फाइनल्स। काफ़ी चांस है कि ना हो डिले हो जाए आप लोगों के, लेकिन हो भी सकते हैं कि हो भी जाए ऑनलाइन, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है इस मामले में। सर हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं अब, पिछले साल से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है इस वक्त। जी, असल में सिर्फ ये पॉइंट है कि बाद में समर वेकेशंस आ रही है ना, तो उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि ये ना हो कि 3 महीने बाद फाइनल्स हों तो बच्चों को सब कुछ भूल गया होगा। तो सिर्फ जी ये सर, एक यही प्रॉब्लम, बात है। सिर्फ और ये हमारा प्रॉब्लम है। समर में काम भी रहता है वो लैब्स वगैरह का। जी जी, वो भी मशकूक किया है कि पता नहीं कब बुलाएंगे, उसके लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग हालात हैं। तो इसलिए भी कंफर्म नहीं है कि क्या डिसाइड करते हैं, तो ये कुछ भी डिसाइड हो सकता है। बस मेरा ख्याल है बस इनको ये डिसाइड करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस ना लें, जब तक ठीक ना हो तो बस रोक दें सारी पढ़ाई। तो मैं तो यस सर, ये यही recommend- अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र किया हमने। हम जब कह रहे थे कि हमें बुला लें उधर, तो तब ये बार बार इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में इन्होंने हमें रखा है। तो अब इस तरह अगर कोई ऐसा स्टेप लेंगे तो ये बहुत मसला हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से पूछें तो आप लोग भी ये रिकमेंड करना कि बस ये लास्ट सेमेस्टर रखें इस तरह से, उसके बाद से आप इंडेफिनेटली पॉज कर दें, जब हालात ठीक होंगे तभी ऑन कैंपस करेंगे। तो बस ये आप यस लोग सर। खुद से ये रिकमेंड यस सर, करना। हम भी यही चाहते हैं क्योंकि हमारे सीनियर्स के FYP वगैरह वो समझ लें बहुत बुरे हुए हैं। वो बता रहे थे अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं, थीसिस वगैरह उनका रहता है, अभी 1-2 महीना रह गया सिर्फ। और हमारे साथ हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का। पूरी दुनिया हाँ, की बस स्टैंड जब भी आपसे लिस्ट। मीटिंग हो ना इन लोगों की, तो आपने खुद से कहना है कि बस ये लास्ट सेमेस्टर ऐसा रखें, उसके बाद मजीद नहीं हम वो ऑनलाइन कर सकते, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज इंक्रीज करी हैं इसमें। तो बस आप लोगों ने मानना नहीं है कि आसान होता है या फ़ायदा है इसमें, या क्लास अटेंडेंस का मसला नहीं है, तो बस आप लोगों ने खुद नहीं कहना। सर हमारी सुनता ही कोई नहीं है सर, हम किसको जाके कहें। हम नहीं तो आप बहुत बहुत कुछ कहा था हमने ये जब लास्ट टाइम इन्होंने किया था, लेकिन सर मैंने सुनते तो वर्कर्स हैं, ने कह लैब्स दिया जो था। हमारी फेस टू फेस हुई हैं वो तो सुनी गई थी सर हमारी। अभी 15 मार्च को कह रहे थे कि बुलाएंगे बुलाएंगे, हमने इतना रेजिस्ट किया, इतना टीचर्स को कहा, किसी ने कोई नहीं सुने। सर इस तरह का तो इनडेफिनेटली बहुत टाइम ज़ाया नहीं हो जाएगा अगर कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको उन्होंने इसी तरह अगले साल भी ऐसे गुजार दिया, फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ना, बजाय कि कुछ भी नहीं सीखा होगा फिर तो, अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा निकल गया आप लोगों का। नहीं सर, सीख तो रहे हैं वैसे, सच वो तो नहीं। चलो ये चीज़ ना आप लोग आपस में पहले सॉर्ट आउट कर लो ये चीज़ें, कि किस तरह का मॉडल कंटिन्यू करना है, कि आप ये ना हो कि इलामा के बाद ओपन यूनिवर्सिटी में कोई फ़र्क ही ना हो आपके IST के साथ। तो बस ये चीज़ एक माइंड में रख लो कि अगर AIOU है या VU है तो उससे कोई फ़र्क होना चाहिए ना। तो अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो फिर आप लोगों को खुद देखना है कि ना मानना नेक्स्ट टाइम, कि फ़िलहाल अब 1-3 सेमेस्टर गुजर गए तो नेक्स्ट टाइम ना कॉम्प्रोमाइज़ करना फिर। तो नहीं सर, ओके सर, इंशाल्लाह नहीं पर करेंगे। सर वर्ल्ड वाइड भी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, या फिर कोई और मेथड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट कर रही? हाँ, चल तो ऑनलाइन रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग में करना मुश्किल है ना ऑनलाइन। अगर ह्यूमैनिटीज़ को देखें या सोशल साइंसेस को देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला सिर्फ इंजीनियरिंग का है या साइंसेस के सब्जेक्ट्स का है, जहाँ पे लैब के साथ भी आपको इनपुट चाहिए होती है, तो उधर सारा प्रॉब्लम है। वरना तो ठीक है, बाकी दुनिया में सही चल रहा है उसका। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने किट्स बना के ना हर स्टूडेंट को भेजी है, लैब की किट्स। और तो उन्होंने मिनी लेबॉर्ट्रीज बना के इनको भेजी है, पैकेज बना के, कि आप लोग अपने घर में खुद से लैब सेटअप कर लो और फिर एक्सपेरिमेंट्स करते रहो यहाँ पे। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव काम है और काफ़ी मुश्किल काम है करना, तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने ये किया हुआ है। अगर इंपीरियल कॉलेज को अगर हम देखें लंदन में, तो उन्होंने ये किया हुआ है, किट्स बना के भेजी हुई है कि वो खुद से घर में सारे प्रैक्टिकल्स अपने हाथों से कर सकते हैं और ऑनलाइन उसको मॉनिटर भी किया जा सकता है। तो ये फ़र्क है, तो ये हम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग खुद से कहना कि हमें अब ऑनलाइन कैंपस में ही करें, जब मर्जी बनाएं, वेट कर लेंगे, लेकिन वैसे जल्दबाजी में ना करते हैं ग्रेजुएट। क्योंकि ऐसा ना हो कि अब ऑनलाइन ही आपके पास बाकी डिग्री ऑनलाइन चलती रही तो मसला हो जाएगा बहुत ज़्यादा फिर, क्योंकि मैक्सिमम हाफ से ज़्यादा डिग्री आपकी ऑनलाइन होनी नहीं चाहिए। बस ये क्राइटेरिया माइंड में रख लो। ओके सर। चलें, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हो तो क्लेरिफाई कर लेना, लेकिन असाइनमेंट्स ज़रूर करो आप लोग, क्योंकि जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दी हुई नेट पे नहीं मिलेंगी, लेकिन आप लोग कर सकते हो, मुझे पता है आप सब लोग कर सकते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है। तो किसी क्विज किसी एग्जाम में इतनी लर्निंग जितनी असाइनमेंट्स में है ना, किसी लेक्चर में इतनी लर्निंग होगी। तो असाइनमेंट ज़रूर अटैम्प्ट करो,
और खासतौर पर जो आइस्को की बिल वाली असाइनमेंट है वो बहुत छोटी सी है, बहुत ज़्यादा उस पर वो बहुत ज़्यादा लर्निंग है उसके अंदर। तो वो बिल वाली असाइनमेंट तो हर हाल में आप सब लोग ट्राई करो खुद से भी। बेसिक ग्रुप में एक बंदा कर रहा है लेकिन आप लोग वैसे भी अटैम्प्ट करो, तो उसमें बहुत लर्निंग है आपकी ये वेब प्रोटोकॉल्स वगैरह की। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि असाइनमेंट सब लोग ट्राई करो, उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो इतनी पूरे सेमेस्टर में किसी और चीज़ से नहीं होगी जितनी असाइनमेंट से होगी। बाकी तो आप कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप खुद से करो, तो वो तो फिर ऐसे ही है। चलें जी, थैंक यू सो मच। क्विज अटेम्प्ट कर लेना आप लोग अपना। टाइम उसका यहाँ में 3 लिखा हुआ, लेकिन एंड उसका जो लेट सबमिशन का टाइम है वो 5 तक है। तो उसके हिसाब से देख लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पे। सर कोई मसला तो नहीं होगा ना अगर ये वाला लेट हमारा सबमिशन क्विज में भी है तो करवाएं, हम क्योंकि क्विज क्लियर की ही है। करेंगे थोड़ा। नहीं मसला कोई नहीं, बस सबमिट होना चाहिए टाइम के अंदर। अगर सबमिट हो गया तो बस ओके सर। ठीक है। चलिए जी, और एक ध्यान रखना कि क्विज करते हुए ये ना हो कि लॉग इन करके छोड़ दें आप, वो 3-4 घंटे तक ओपन रहे, पे टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है आपके क्विज के ऊपर कि कितनी देर में अटेम्प्ट किया है। तो उसका थोड़ा ध्यान रख लेना वहाँ पे। तो ये ना हो कि आप अभी से लॉग इन करके छोड़ दो उसको, 4 आवर्स के बाद उसको अटेम्प्ट 4 आवर्स में अटेम्प्ट करो, तो टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है कितनी आवर्स में अटेम्प्ट किया क्विज। तो उसका बस ध्यान रख लेना यहाँ पे। चलें जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। हाफिज़।